आज चर्चा का विषय समता का अधिकार होगा। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। हम इस बात को भी जानेंगे कि हु आर लाइक्स, लाइक्स हैं कौन जिनके साथ में समान व्यवहार करना होगा। दूसरी बात ये भी करेंगे कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक जैसा जो सिद्धांत है, समता का जो सिद्धांत है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है और ये समता का सिद्धांत किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है उसको किसको पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि ये कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क करता है। देखिए, आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ जो बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं मैं आपको बता दूं, उन्हें आप भी जान लें। इसका बेसिक जाने, इसका फाउंडेशन जाने। समता के अधिकार का फाउंडेशन किस तरह से है और ये कैसे देखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी बात मैं आपसे करूंगा। साथ ही ये बात भी बताऊंगा, दूसरा पॉइंट ये भी रहेगा कि आर्टिकल 14 में दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। एक एक्सप्रेशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं इन दोनों को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में मैं क्लासिफिकेशन एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन की आपसे बात करूंगा और क्लासिफिकेशन एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात क्यों आई और क्यों करना जरूरी है, ये भी बात इसी लेक्चर के दौरान होगी। उसके बाद लास्ट में मैं पूरे प्रिंसिपल को समराइज करूंगा। तो वो सारा करने से पहले हम वापस आते हैं और वापस आकर के देखते हैं कि आखिर इस समता के सिद्धांत के जो बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस हैं, उसका फाउंडेशन है, उसकी नींव है, वो क्या है। तो उस बात को बताने से पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस आर्टिकल 14 में समता का सामान्य समता का सिद्धांत, समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 में सामान्य समता का अधिकार दिया गया है और ये 14 सामान्य समता के सिद्धांत पर आधारित है। इन दोनों चीजों में अंतर है, समता का अधिकार और समता का सिद्धांत। आप इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी रीड आउट व्हाट आर्टिकल 14 सेज। आर्टिकल 14 सेज, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इन पार्ट 3 भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। मीन्स स्टेट के पार्ट पर कर्तव्य होता है और हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे राइट के तहत आते हैं, हमारे पास वो अधिकार होता है। आर्टिकल 14 क्लियरली स्टेट्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। ये दो बातें कहता है। इसी तरह से अगर हम बात आगे चलते हैं, इसी के देखने के कॉन्टेक्स्ट में शो करते हैं कि भाई जो समता का सिद्धांत है वो अमेरिकन सिस्टम में कैसे दिया गया है, तो अमेरिकन सिस्टम में भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट के द्वारा इक्वलिटी का राइट लाया गया। ये बात कहता है नो स्टेट शैल डिनाई टू एनी पर्सन विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वहां भी राइट टू इक्वलिटी दी गई है, समता का सिद्धांत दिया गया है। इसी का साथ चलते हुए और भी देखते हैं कि अगर हम यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की तरफ जाते हैं तो उसका आर्टिकल 7 ये डिक्लेयर करता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहां पर भी समता के सिद्धांत, समता के अधिकार की बात कही गई है। तो आपने देखा कि जो राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है, वो यूनिवर्सल है और सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज हैं, वहां पर आपको समता का अधिकार देखने को मिलेगा। और सेम एज इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये दोनों ही एक्सप्रेशन के तहत समता के अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, इक्वलिटी बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इस बात को मैं कनेक्ट करूंगा 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लाई और उसके रेफरेंस को लेकर के अगर मैं बात करता हूं इक्वलिटी, समता, इक्वलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियर कर दिया कि बेसिक फीचर हमारे भारतीय संविधान का है। नाउ सी फर्दर, उसके बाद अगर आप देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी सब्सटेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आर्टिकल 14 इज फाउंडेड अपॉन जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। आप देखने की कोशिश करें, अधिकार दिया गया है और वो अधिकार समता के सिद्धांत पर आधारित है। और एक पॉइंट और भी इसमें जो बहुत ही विशेष पॉइंट है, विशेष पॉइंट ये है कि ये जो समता का आधार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। मीन्स नेगेटिव राइट भी है, नकारात्मक राइट भी है और पॉजिटिव राइट भी है। नेगेटिव राइट एंड पॉजिटिव राइट का मतलब क्या होता है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव इन द सेंस दैट नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन एल्स। मीन्स एक पर्सन को दूसरे पर्सन के खिलाफ आप भेदभाव नहीं कर, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, आप भेदभाव नहीं कर सकते लोगों के और पर्सन्स के बीच में। ये रहा कौन नहीं कर सकते, स्टेट कैन नॉट डू सो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इट मीन्स जो समता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है वो ये सुनिश्चित करता है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, और अगर किया जा रहा है किसी भी स्टेट के एक्ट में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्ट है या लेजिस्लेचर का एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है, उसके तहत अगर देखा जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किस सेंस में है, पॉजिटिव राइट कैसे, नेगेटिव राइट है, पॉजिटिव राइट है, तो मैं अगर कहता हूं कि पॉजिटिव राइट मीन्स एवरीवन हैज अ राइट टू बी ट्रीटेड इक्वल, ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो जहां कहीं भी आपका ट्रीटमेंट ये लगता है, आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे राइट को वायलेट किया गया है, मुझे मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, मुझे इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है, देन आप इमीडिएटली आर्टिकल 32 और 226 में जा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लेट मी कम टू दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। दिस इज दी फर्दर इलेबोरेटिव पॉइंट्स। आगे ये पॉइंट्स हैं वो काफी अहम पॉइंट्स हैं, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखने की बात होगी। पहला पॉइंट है इक्वलिटी इज गारंटेड इन आवर सिस्टम थ्रू आर्टिकल 14 to 18। अब आप ये कोई यहां पर देखने की बात आएगी कि हम पार्ट 3 की जब बात करते हैं तो उसमें यह बात क्लियर सुनिश्चित है कि वहां पर हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इक्वलिटी की, समता की बात करते हैं तो हमारी जो समता है, जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, गारंटेड किया गया है कि हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, और दूसरी बात है कि हमको इक्वली ट्रीट किया जाएगा हर एग्जीक्यूटिव एक्शंस में, हर एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट, और उसके किसी भी दी लेजिस्लेटिव एक्ट में भी ऐसा किया जाएगा। दूसरी बात सुनिए, सेकंड पॉइंट है कि आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जनरली। मैं जनरली वर्ड से आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 के सामने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आता है, किसी भी सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू स्ट्राइक इट डाउन, वो अवेलेबल है। देयरफॉर इट इज अ जनरल आर्टिकल, इट्स अ जनरल आर्टिकल। अब सवाल यह है कि जनरल आर्टिकल अगर ये है तो इसमें से हमको जो स्पेसिफिक सिचुएशंस 15 में, 16 में, 17 में एंड 18 में दी गई हैं उन्हें माइनस करना पड़ेगा, और उनको माइनस करने के बाद
उनको माइनस करने के बाद में जो कोई भी सिचुएशन होती है और उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो उसके लिए आर्टिकल 14 तैयार है। तो अब आपको देखना होगा कि इस तरह से ये आर्टिकल 14 से लेकर के 16 तक एक कोड तैयार हो जाता है, जिस कोड के माध्यम से कोई भी सिचुएशन ऐसी बाकी नहीं रहती जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा किया जाए और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाए। वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। नाउ let us come to the further point. The point next is 15 to 18 strikes against specific discriminatory situations. 15 से लेकर के 18 में स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस दिए गए हैं। वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स दिए गए हैं कि अगर स्टेट कोई काम इन ग्राउंड को बना करके लोगों में भेदभाव करता है, पर्सन्स के बीच में भेदभाव करता है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी जाने जाएंगे। वो स्पेसिफिक सिचुएशंस दी गई हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आर्टिकल 15 का लेता हूं, 15 का लेता हूं, तो आप देख सकते हो कि रिलीजन के ग्राउंड पर अगर भेदभाव करता है स्टेट, कास्ट के ग्राउंड पर करता है, रेस के ग्राउंड पर करता है, सेक्स के ग्राउंड पर करता है, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर करता है, इसी तरह की जो ग्राउंड्स 16 में भी दिए गए हैं, जहां पर कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। मेरा यह कहना है आपसे 15 और 16 भारतीय संविधान के ये दो आर्टिकल्स, अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन स्पेसिफिक ग्राउंड को बना करके स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यदि करता है तो इन दोनों ही आर्टिकल में जैसी सिचुएशन हो, उन आर्टिकल्स में जाकर के आप उस एग्जीक्यूटिव एक्ट और लॉ को इमीडिएटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। बात करने में आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 14, 15, 16 को अगर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कोड है और ये कोड जो है आपस में सप्लीमेंट करते हैं और इनइक्वलिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये पूरी तरह से गारंटी देते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और वो डिस्क्रिमिनेशन इन किसी प्रोविजंस में नहीं आए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 15, 16, 17, 18 में नहीं भी आता है तो ऐसी कंडीशन में आप 14 में जाकर के उसे स्ट्राइक डाउन करा सकते हैं। अब चलिए आगे की बात करते हैं। मैंने आपको सारी बात बता दी। अब मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं, क्योंकि हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि वन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द ऑब्जेक्टिव विच इज गिवन इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर दिया गया है और टर्म इक्वलिटी है, 4 में से एक वो है। अब देखिएगा, उससे कनेक्ट करते हुए मैं आपको एक बात जरूर बताना चाह रहा हूं। पार्ट 3 में आपने देखा कि 14 से लेकर के 18 तक आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स जिनमें दिए गए हैं। दूसरी बात है, अगर हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं तो वहां पर 38 आर्टिकल, 39, 39A, 41 एंड 46 ये पार्ट 4 में मिलेंगे आपको, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। वहां पर हमारा कोई इन्फोर्सिएबल राइट नहीं है और जो भी उसमें प्रोविजंस दिया गया है वो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल हो भी नहीं सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट पार्ट में 14 to 18 और आर्टिकल 38, 39, 39A, 41 एंड 46 जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, ये सारे मिलकर के एक अपना उद्देश्य तैयार करते हैं, एक अपनी टीम तैयार करते हैं। ये सारे मिलकर के अपनी टीम तैयार करते हैं और इस टीम का काम, इस टीम का काम एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है जो कि प्रियम्बल में दिया गया है। वो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, टू सिक्योर द जस्टिस। तो आपने देखा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी सिक्योर है, जहां इक्वलिटी है वहां पर जस्टिस भी है।
जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तीनों चीजों को आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्टिव टू अटेन द जस्टिस। नाउ लेट अस मूव फर्दर, क्योंकि स्टिल आई एम जस्ट काउंटिंग द बेसिक पॉइंट्स which are connected to this equality principle, this equality right. अब आगे की बात करते हैं। आप सभी लोग रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों को जानते होंगे। रूल ऑफ लॉ एक सिद्धांत, एक डॉक्ट्रिन जो एबी डायसी ने दिया था। अब उस तक चलते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में हम आर्टिकल 14 को, इक्वलिटी के सिद्धांत, इक्वलिटी के राइट को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर केशवानंद भारती के केस को हम लेते हैं तो उसमें यह बात कहा गया कि रूल ऑफ लॉ इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है कि रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी है, वो रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन पर, सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि रूल ऑफ लॉ जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो आर्टिकल 14 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स द इक्वलिटी राइट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 कैन नॉट बी टेकन अवे, नहीं खत्म किया जा सकता है। अब चलिए आगे की बात करते हैं और आप उसे भी समझ लेंगे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेसेसरी कोरोलरी ऑफ रूल ऑफ लॉ विच परवेट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशुतोष गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी गई। तो इस तीसरे पॉइंट के माध्यम से भी यह बात हमारी एकदम से साबित हो रही है कि रूल ऑफ लॉ पर ही आर्टिकल 14 आधारित है। इट मीन्स राइट टू इक्वलिटी इज फाउंडेड अपॉन the concept of the rule of law. It means अगर रूल ऑफ लॉ में से आप इक्वलिटी को माइनस कर देंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। नाउ सी वन मोर थिंग विच विल ऑल्सो स्ट्रेंथ द पॉइंट। देखिए, इक्वलिटी इज वन ऑफ द, ये आगे बात कह दी गई, इंदिरा साहनी के केस में ये बात कह दी गई है, इक्वलिटी इज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। यहां तक आकर के इन चारों पॉइंट के माध्यम से यह बात पूर्णतः साबित हो जाती है कि रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी ये एक ऐसे सिद्धांत हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं और इन द फॉर्म ऑफ राइट्स हैं कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। दे आर इंडिस्पेंसेबल इन टर्म्स ऑफ विद ईच अदर। इनका होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में दी गया है, जहां समता का अधिकार दिया गया है, वो समता का अधिकार किस किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, उसको नॉट ओनली सपोर्ट, वो प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं और बहुत जल्दी से मैं आपको बात करता हूं कि आर्टिकल 14 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें दो एक्सप्रेशंस दिए गए। देयर आर टू एक्सप्रेशंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का क्या मतलब अलग अलग है या इन दोनों का मतलब एक है, इस बात को हम एग्जामिन करेंगे। तो पहले मैं आपसे फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेता हूं, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को भी लूंगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है उस बात को भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब वेरी सिंपल कि सभी पर्सन्स सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है। मीन्स नो वन इज एबव द लॉ, मीन्स नो स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनीवन। ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात आप समझने की कोशिश करें कि ये बात समझने की कोशिश करें कि ऑल आर इक्वली सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ये मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। आप देखने की इसको समझें। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी परमिसेबल हैं।
लाइक अगर आप देख सकते हो कि गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए ये एक्सेप्शन की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरी बात और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम बहुत जल्दी से कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसमें के एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, उनका मतलब क्या है, यहां पर कैसे देखने की कोशिश करें। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन दैट आइडेंटिकली सेम लॉ। मैंने कहा कि ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ऑल पर्सन्स आर इक्वली सब्जेक्ट टू। इसका मतलब यह नहीं है कि द आइडेंटिकली सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। ये पहले वाले सेकंड पॉइंट का मतलब ये नहीं होता। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, देन क्या मतलब होता है? दैट इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, ये भी बात नहीं है। मैं अगर आपसे कहता हूं ऑल आर इक्वली सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, इसका मतलब यह नहीं है कि एक लॉ बना दीजिए और वो लॉ सभी पर अप्लाई हो। चाहे वो जो है द पर्सन्स ऑल ओवर द कंट्री दे डू हैव देयर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड डिफरेंट द अटेनमेंट एंड डिफरेंट नेचर ऑफ देयर प्रॉफिट, सभी तरह से एज, कैपेसिटी, समथिंग लाइक दैट। तो ये बात नहीं होती है। अच्छा, अगर ऐसा किया जाए, मान लीजिए कि एक लॉ बना दिया जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द पर्सन्स और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्सन्स, अगर हम एक ही लॉ को अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया कि any treatment of equals unequally, any treatment of equal, for example there are 10 persons and they do have the equal circumstances, और अगर उनके साथ में आप 10 लोगों के साथ में आपने 10 कानून बना दिए और 10 कानून अलग अलग एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और unequals as equals will be violation of basic structure of Indian Constitution। यहां तक बात आ गई, देखा कि आपने जो हमारा समता का अधिकार है वो किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में देखा जाता है, और वो श्योर कर रहा है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ये एक क्राइटेरिया है जिसको राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 सेज। नाउ प्लीज कम ऑन दिस वेरी पॉइंट, देन क्या होना चाहिए? अब अगली बात आ रही है कि फिर हम क्या करें, कैसे लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक को देखें, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल लाइक शुड बी अलाइक। एंड मैं ये बात भी ट्राई कर रहा हूं आपको बताने की कि हु आर लाइक्स, LIKES, समान लोग कौन है? देखिए, दैट देयर शुड बी द एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ अलाइक एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, दे डू हैव द सेम सर्कमस्टांसेस, तो उन लोगों के लिए एक ही लॉ बना करके ट्रीटमेंट देना होगा स्टेट को। अगर पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड हैविंग द सेम सर्कमस्टांसेस और सिमिलर सर्कमस्टांसेस, और अगर उनके लिए कई कानून बना करके, डिफरेंट कानून बना करके उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा। चलिए बहुत जल्दी से आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये बिल्कुल ट्रिक बात हो गई। इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अमॉन्ग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइक्स हैं वो इक्वल्स हैं,
लाइक्स इक्वल्स हैं तो इक्वल्स के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट का, समान लोगों के साथ में, सभी समान लोगों के साथ में समान ही व्यवहार होना चाहिए. द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, आप ब्राह्मण कास्ट है, आप क्षत्रिय कास्ट है, और लेकिन हम लोग सिमिलरली सिचुएटेड इन दी सेम सिमिलर सर्कमस्टांसेस, हम और आप एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं, बट हमारी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट यू नो दी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है, वेल्थ आइडेंटिफिकेशन है, आप पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूं, आपका सोशल स्टेटस है, लेकिन हम अब वी आर सिमिलरली सिचुएटेड. इस कंडीशन में हमारे साथ में एक ही व्यवहार किया जाना होगा. इस बात को श्योर करता आर्टिकल 14. चलिए बहुत जल्दी से आगे बात चलते हैं. दूसरे शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लाइक्स एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि लाइक्स, हाउ शुड द लाइक्स बी ट्रीटेड. द सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई टू एवरीवन, यहां पर बात क्लियर हो जाती है, बट दैट ए लॉ शुड डील अलाइक विद ऑल इन वन क्लास. इसका मतलब यह हुआ, यहां से देखिए वर्ड क्लास का, क्लास वर्ड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, और यहां से आपको दिखाई दे रहा, समझ आ रही होगी कि साहब एक क्लास में हम एक ग्रुप में लोगों को छांट लें, छटनी कर लें कि लोग ये सिमिलरली सिचुएटेड हैं, यदि हां तो उनके साथ में हम एक ही ट्रीटमेंट दें. There should be equality of treatment under equal circumstances. Try to understand equality of treatment, equal circumstances. There are three equals. Try to understand. Now see, equal should not be treated unlike, and unlike should not be treated. Unlike should not be. Equal should not be treated unlike, and unlike should not be treated alike. So this is the principle you try to understand. Likes should be treated alike, and this has been ensured and protected by Article 14 of Indian Constitution. Now come, अब देखिए जो हम दो एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, और अभी मैंने आपको ये बताया कि दोनों एक्सप्रेशंस जो आर्टिकल 14 के पार्ट हैं वो किस तरह से हमको प्रोटेक्शन देते हैं, किस सिचुएशन में देते हैं, कैसे करते हैं ना. बहुत ये जरूरी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इनको एक्सप्लेन करके बहुत जल्दी से बता देता हूं. श्रीनिवासा थिएटर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1992 में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि इन दोनों एक्सप्रेशन के आप मीनिंग को क्लियर करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों एक्सप्रेशंस के मीनिंग में सिमिलरिटी है, कॉमन है दोनों, लेकिन जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उस एक्सप्रेशन के डिफरेंट फेसिट्स हैं. उन फेसिट्स में से एक फेसिट्स ये भी है कि वो एक ऑब्लिगेशन स्टेट को देता है कि तुम जो है इस तरह का लॉ बनाओ, तुम इस तरह से अपने लॉ को एग्जीक्यूट करो जिसके माध्यम से सोसाइटी में मोर इक्वलिटी लाई जा सके. So it puts an obligation on the part of the state to bring more equality in the society through the legal mechanism. Now see, अब हम बहुत जल्दी से आपसे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस को कैसे बनाएं. ये भी बात आती है क्योंकि इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि हमको क्लास एक बनाना पड़ेगा, तो हम क्लास को बनाएं. तो ये क्लास कैसे बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हो क्लास हमें बनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है, ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी. इतने सारे डिस्कशंस में ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हमें आखिर क्लास क्यों बनानी होगी. आप जानते हैं ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट एंड सर्कमस्टांसेस. व्हेन ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल, तो आप उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट कर कैसे सकते हैं. इसलिए आपको उनमें से इक्वल बाय ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेनमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर अलग से एक उनकी क्लास बनानी पड़ेगी. लेकिन आप जो क्लास बनाएंगे वो उस क्लास बनाने के माध्यम से बना करके आपको कौन सा ऑब्जेक्ट हासिल करना है और उसके बीच में एक लिंक जरूर होना चाहिए.
ये आप समझ लें। तो यहां से हम क्लास बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, और बात भी समझने की कोशिश करें कि लोगों की, क्लास ऑफ पर्सन्स की, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की, सेक्शन ऑफ पर्सन्स की अपनी अपनी नीड अलग होती हैं, और उन नीड की वजह से एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, सोसाइटी टू सोसाइटी, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में जो रिलेशंस है, जो जिसको कि हम सोसाइटल रिलेशंस भी कहेंगे, ह्यूमन रिलेशंस भी कहेंगे, ग्रुप रिलेशंस भी कह सकते हैं, सेक्शन रिलेशंस भी कह सकते हैं, क्लास रिलेशंस भी कह सकते हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये हमको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखने की कोशिश करें। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास को बनाते वक्त हम एक ग्राउंड बनाएंगे, एक बेसिस लेंगे। उस बेसिस के आधार पर हम लोगों को उस क्लास में शॉर्ट लिस्ट करके लाएंगे। देन द क्लास विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। देखिए, आप समझने की कोशिश करो। पर्सन्स हु आर इन लाइक सर्कमस्टांसेस कैन बी पुट इन वन क्लास फॉर द ट्रीटमेंट। एक जैसी सर्कमस्टांसेस वाले लोगों को आप एक क्लास में रख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल इस बात का आता है कि मियर क्लासिफिकेशन इज एनफ? बोले नो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो, वी डू नॉट एक्सेप्ट द क्लासिफिकेशन बट वी एक्सेप्ट द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बोले ये क्या होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन? इसकी तरफ चलते हैं और आपसे हम यहां पर बात करते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के इंग्रेडिएंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोपाउंड किया इस डॉक्ट्रिन को, और प्रोपाउंड करते वक्त उन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स दे दिए। और इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1, देयर मस्ट बी सब्सटेंशियल बेसिस फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आप क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, उसका कोई सब्सटेंशियल बेसिस है? यदि हां तो यू आर परमिटेड टू मेक क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन और क्लास बना सकते हो। फिल्मजी ग्राउंड पर कोई क्लासिफिकेशन को बनाना अलाउ नहीं है। जब आपने देखा कि यस ऑफ कोर्स देयर इज ए सब्सटेंशियल बेसिस फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन, सो यू हैव स्टार्टेड टू मेक द क्लासिफिकेशन, आपने क्लासिफिकेशन उसको बना लिया। अब सेकंड पॉइंट आता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट मियर एनफ दो इट हैज बीन मेड बाय यू ऑन द सब्सटेंशियल बेसिस। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें आपको दूसरी बात भी प्रूव करनी पड़ेगी। वो कौन सी वाली बात है? देयर शुड बी ए नेक्सस बिटवीन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का संबंध ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को आप लॉ के थ्रू हासिल करना चाहते हो। अगर ये कनेक्शन, ये नेक्सस नहीं मिलता है तो दैट क्लासिफिकेशन मे बी कॉल्ड अ मियर क्लासिफिकेशन बट नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, एक केस और मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरह समझने के लिए लेकर के आया हूं, ताकि आप समझ लें। इस केस में इस फॉर्मूला को इलस्ट्रेट किया गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप कोर्ट के सामने जाते हो और ये कहते हो कि साहब मेरा जो समता का अधिकार है, या मुझे अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है स्टेट ने, तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यू आर टू एस्टैब्लिश दैट बिटवीन पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड, मीन्स जिनको कि एक ट्रीटमेंट दिया गया था, और वो ट्रीटमेंट का एक क्लास है, एक ग्रुप है, उनको एक ट्रीटमेंट दिया गया, एक लॉ को अप्लाई किया गया, उसमें आप भी थे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए और कहा कि साहब मेरा तो राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो गया है। तो वो ये बात आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि जो सिमिलरली सिचुएटेड सर्कमस्टांस में जो पर्सन्स हैं, उनमें किसके साथ में अनइक्वल हुआ है, और वो सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड है कैसे नहीं, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अलग कैसे हैं, ये बात देखने की होगी। सम आर ट्रीटेड टू देयर प्रेजुडिस, अगर ये आपकी कंप्लेंट है तो द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैड टू
a reasonable relation to the object sought to be achieved by the law. ये आपको वहां पर साबित करना पड़ेगा, और अगर ये आपने साबित कर दिया कि जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका कोई भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट से नहीं था जिसको कि लॉ हासिल करना चाहता था, तो उस केस में आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और लॉ को स्ट्राइक डाउन कोर्ट कर देगा. नाउ प्लीज कम टू द लास्ट पॉइंट. आई एम समराइजिंग. आई होप आपकी समझ ये बात आ गई होगी, और यहां तक ये भी समझ आ गया होगा हु आर दी लाइक्स. ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल समराइजिंग द प्रिंसिपल मैं आपको ये बता दूं कि हु आर दी लाइक्स. लाइक्स वो लोग होंगे जिनका एक क्लासिफिकेशन तैयार किया जाएगा, और क्लासिफिकेशन खाली क्लासिफिकेशन नहीं, वो जो लाइक्स हैं दे आर शॉर्ट लिस्टेड on the basis of the reasonable classification which you have already studied, which you have already thought of. Okay, now let me come to the first point. Article 14 along with 15 to 18 in association with 38, 38, 39A, 41 and 46 serve the very fundamental or foundational purpose even of we the people of India to secure the justice to all as enumerated in preamble. इस पॉइंट से आप सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस जो है, और जो आर्टिकल 14 का क्या महत्व है, क्या प्लेस है, उसको किस तरह से कंसीडर किया जाना चाहिए, ये आप जरूर समझ गए होंगे. क्योंकि ये जस्टिस को हासिल करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक टूल है. नाउ सी, इक्वालिटी प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनडिस्ट्रक्टेबल. इसको हटाया और खत्म नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं किया जा सकता. दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स टू डू दिस, एंड ऑल्सो द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स. And that rule in terms of the basic structure theory has been propounded in Keshavanand Bharati case. Now come to the next point. Equality before law puts an obligation on the state to bring more equality. ये मैं explain कर ही चुका हूं. Article 14 allows differential treatment. ये आप देख लीजिए, subject to passing the test of reasonable classification. Please try to understand. आप ये नहीं कह सकते, जैसा कि मैंने कहा था कि Article 14 prohibits the the discriminatory treatment, लेकिन differential treatment और discriminatory treatment both are different. Article 14 allows differential treatment, ठीक है, but prohibits discriminatory treatment. ये दोनों अलग हैं, ध्यान से सुनने की बात है. Now last point, classification to be called reasonable one, it has to pass the test of reasonable classification as propounded by the court. So this is the last point of whole discussion. I hope आप लोगों की ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कौन लाइक्स है और उन लाइक्स में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए. I am emphatically putting whole picture in 102 line, whole discussion in 102 line. Article 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, रूल ऑफ लॉ का कंपोनेंट, रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट पर आधारित है, डेमोक्रेसी का पिलर है, और आर्टिकल 14 जो कि समता के सिद्धांत पर आधारित है, जो क्लियर कट राइट टू इक्वलिटी को देता है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बिकॉज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. विद दिस, थैंक यू very much.